नमस्ते साथियों। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि मैं गज़ल के ऊपर एक वीडियो लेकर आना चाहता हूँ ताकि गज़ल के बेसिक्स आप सबको बता सकूँ। तो आप सबने अक्सर ये मन में विचार किया होगा कि गज़ल, कविता, गीत, शायरी में फ़र्क क्या है। ऐसा क्या है जो आपको गज़लों की तरफ अनायास ही खींच लेता है। दोस्तों, गज़ल मूलतः अरब से ईरान होते हुए भारत पहुंची है। हम ये कह सकते हैं कि गज़ल एक तरह की अरबी कविता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है महबूब की या प्रेयसी की बातें। गज़ल एक ही छंद यानी एक ही बहर, कुछ लोग मापनी कहेंगे, मीटर कहेंगे, एक ही छंद में लिखे गए शेरों का समूह होता है। अब सवाल उठता है कि शेर क्या है। शेर होता है एक निर्धारित छंद में कही गई दो पंक्तियां जिन्हें दो मिसरे कहते हैं, और वो दो मिसरे एक छंद में होते हैं और वो अपने आप में संपूर्ण कविता होती है। वो एक पोएम अपने आप में होती है, 2 लाइन की पोएम। अजीब लग रहा है आपको सुनने में कि 2 लाइन की पोएम कैसे हो सकती है, लेकिन यही 2 लाइनें जो पूरी कविता होती है ये आपको गज़ल की तरफ खींचती है। कैसे, ये देखें। स्वर्गीय मुनव्वर राणा साहब का एक शेर देखते हैं। 2 लाइनें हैं, कैसा जादू जगता है, देखिए। ये जो 2 लाइनें हैं, मैं इन्हें कविता इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों पंक्तियां गद्य न होकर पद्य हैं, यानी एक ही छंद में है, एक ही बहर में है। और पूर्ण कैसे, तो आइए इस शेर की यात्रा करते हैं। स्वर्गीय मुनव्वर राणा साहब ने कहा है कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, ये पहली पंक्ति है। अब ये जब दूसरी पंक्ति से मिलती है तो शेर का जादू जाग जाता है। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। हो गई ना बात पूरी। 2 पंक्तियों में स्वर्गीय मुनव्वर राणा साहब ने अपना देशभक्ति का जज्बा भी जता दिया और बेकार के मुद्दों पर शोर मचाने वालों को फटकार भी लगाई, तंज भी कस दिया। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। अब ये जो शेर है इसकी एक बहर है, इस बहर का एक नाम भी है, लेकिन अभी हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से एक बाद में वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मिसरे एक ही छंद में है, दोनों लाइनें एक ही छंद में है। अब अगर मैं इन पंक्तियों में हर छोटी मात्रा या वर्ण जो है, स्वतंत्र वर्ण या छोटी मात्रा, इनको ल और बड़ी मात्रा को गा से निरूपित करूं तो धुन कुछ यूं बनेगी, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। या यूं कहूं, तुनक तुन तुन, तुनक तुन तुन, तुनक तुन तुन, तुनक तुन तुन। अब जो उर्दू का छंद शास्त्र है यानी अरूज है, उसमें इसे मुफाइलुन 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 ऐसे निरूपित करेंगे। इन्हें रुकन कहते हैं या अरकान कहते हैं, बहुवचन होता है अरकान का। यकीन नहीं हुआ ना कि ये 4 ऐसे शब्द लगा गा गा या तुनक तुन कैसे कैसे संगीत बनता है। अब देखें कि लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, लगा गा गा, लगा गा गा, लगा गा गा। एक ही आवृत्ति आपको सुनाई देगी, एक ही फ्रीक्वेंसी बार बार सुनाई देगी। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। और जब ये संगीतबद्ध होता है तो हो जाता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लगा गा गा, लगा गा गा,
लगा गा गा, लगा गा गा। ये हुई बहर की बात। बहर से इतर गजल में सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव है, सब्सटेंस है, वो है काफिया। काफिया यानी राइमिंग वर्ड, जिसको हम हिंदी में तुकांत कहते हैं। बिना तुकांत शब्द के, बिना तुकांतकर्ता के, बिना काफिए के गजल हो नहीं सकती। इसके अलावा गजल में रदीफ भी होती है। रदीफ हो भी सकती है, रदीफ नहीं भी हो सकती है। रदीफ यानी समांत शब्द जो एक जैसा चलेगा, जिसमें राइमिंग नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा। इसे समझने के लिए मिर्जा गालिब साहब के 4 मिसरे देखते हैं। कहा है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो यहाँ इन 4 मिसरों में आपने देखा होगा कि हुआ क्या है, दवा क्या है, वफा क्या है। हुआ, दवा, वफा, ये काफिया है, कवाफी है, यानी राइमिंग वो है। यहाँ से शेर का राइमिंग बन रहा है। और क्या है जो है इसमें, हुआ क्या है, ये रदीफ है, ये कांस्टेंट आ रहा है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ और दवा राइमिंग हो गई, और क्या है कांस्टेंट चलेगा, इसको रदीफ कहते हैं। ये जरूरी नहीं है हर गजल में हो, लेकिन काफिया जो है वो हर गजल में होना चाहिए। अब गजल का जो पहला शेर होता है, उसके दोनों जो लाइनें होती है, दोनों मिसरे होते हैं, उसमें काफिया और रदीफ दोनों आते हैं। ऐसे शेर को मतला कहते हैं। मतला यानी उदय होना, यानी गजल अपने होराइजन पर आ रही है। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहाँ पहले ये मतला हो गया, इसमें राइमिंग भी आ गई और आपका रदीफ भी आ गया। गजल के बाकी शेरों की पहली लाइन में न रदीफ आता है न काफिया आता है, लेकिन बहर वही चलती है जो मतले से तय होती है। और दूसरी लाइन में मतला जो है उसके कबीले का कोई शब्द आएगा, यानी राइमिंग वर्ड आएगा, और रदीफ भी आएगा, जिससे तय हो जाएगा कि गजल ये उसी गजल का शेर है। गजल का अंतिम शेर जिसमें शायर का नाम होता है, उसको मक्ता कहते हैं। ये एक तरह से शायर का अपना कॉपीराइट का पुराना तरीका है कि ये मेरी गजल है, अपना नाम दे देता है वो उसमें। और मक्ते का अर्थ होता है अस्त होना, यानी मतला यानी उदय होना और मक्ता यानी अस्त होना। अब आज के लिए गजल पर इतना ही। आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खराब कंटेंट परोसने वालों को सिर्फ वीडियो एडिट करने होते हैं। मुझे अच्छा काव्य कहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत खून जलता है एक शेर कहने में। इसलिए लाइक भी करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप गज़ल पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं कई अच्छी किताबें, जिनमें एक मेरे पास में अभी है, ये डॉक्टर आज़म साहब की आसान अरूज, बहुत अच्छी किताब है ये। फिर हमारे मित्र हैं वीनस केसरी साहब, उनकी गज़ल की बाबत, और हमारे एक गुरुवर हैं डॉक्टर सिंह साहब, उनकी किताब है गज़ल कैसे कही जाए। वो सब के रेफरेंसेस और अपने जो विशेषज्ञ मित्र हैं उनके सहयोग से एक लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ या एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सहयोग और प्यार देते रहें ताकि ये यात्रा जारी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मेरी आज की गज़ल की तरफ। नमस्ते साथियों, आज एक गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। आज की गज़ल पेश करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज से मैंने कुछ बदलाव किए हैं। उसमें एक ये है कि अभी तक मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स का जो मतलब है वो स्क्रिप्ट में लिख के वीडियो पर पोस्ट करता था। अब से मैं बोल के ही आपको बता दिया करूँगा डिफ़िकल्ट वर्ड का जो भी मतलब है, क्योंकि कई लोग कई स्क्रिप्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो गज़ल का मतलब देखते हैं। कहा है कि जैसे धुलकर आईना फिर चमकीला हो जाता है, जैसे धुलकर
आईना फिर चमकीला हो जाता है। रो लेता हूँ, रो लेने से मन हल्का हो जाता है। जैसे धुलकर आईना फिर चमकीला हो जाता है। रो लेता हूँ, रो लेने से मन हल्का हो जाता है। मुश्किल से एक सोच बराबर की दूरी है दोनों में। मुश्किल से एक सोच बराबर की दूरी है दोनों में। यानी ये सोचा और ये हो गया, इतनी दूरी, एक सोच बराबर की। मुश्किल से एक सोच बराबर की दूरी है दोनों में, लेकिन खुद से मिले हुए भी एक अरसा हो जाता है। मुश्किल से एक सोच बराबर की दूरी है दोनों में, लेकिन खुद से मिले हुए भी एक अरसा हो जाता है। और फोकस पास का हो तो मंजर दूर का साफ नहीं रहता। आजकल कई नए कैमरे आ गए जिसमें जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस हो उसके पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। इसको कैसे शेयर में ढाला है देखें। फोकस पास का हो तो मंजर दूर का साफ नहीं रहता। फोकस पास का हो तो मंजर दूर का साफ नहीं रहता। मंजिल दुनिया रहती है तो रब धुंधला हो जाता है। फोकस पास का हो तो मंजर दूर का साफ नहीं रहता। मंजिल दुनिया रहती है तो रब धुंधला हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई काम नहीं मेरा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई काम नहीं मेरा। अना कुचल लेता हूं अपनी तो सजदा हो जाता है। अना कहते हैं अहंकार को, ईगो को। सजदा झुकना, प्रेयर के लिए झुकना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई काम नहीं मेरा। अना कुचल लेता हूं अपनी तो सजदा हो जाता है। और शेर देखें कि खुद की जानिब कदम बढ़ाए आता हूं मैं सदियों से। खुद की जानिब कदम बढ़ाए आता हूं मैं सदियों से। खुद की जानिब कदम बढ़ाए आता हूं मैं सदियों से। कभी सफर में फानी दुनिया में रुकना हो जाता है। और ये शेर देखें कि यादों के नन्हे छौने, छौने कहते हैं हिरन के या बकरी के छोटे छोटे मेमने बच्चे जो होते हैं ना। यादों के नन्हे छौने जब चरते हैं माजी की दूब। दूब हरी हरी ताजी ताज़ा जो घास होती है, हरी घास, उसे दूब कहते हैं। माजी पास्ट। शेर समझे, यादों के नन्हे छौने जब चरते हैं माजी की दूब। पीछे पीछे फिरता ये मन चरवाहा हो जाता है। यादों के नन्हे छौने जब चरते हैं माजी की दूब। पीछे पीछे फिरता ये मन चरवाहा हो जाता है। और ये शेर देखें कि हरदम लड़ता रहता है। हरदम लड़ता रहता है हर बात पे मुझसे मेरा दिल। हरदम लड़ता रहता है हर बात पे मुझसे मेरा दिल। और मेरे पीछे हटते ही समझौता हो जाता है। हरदम लड़ता रहता है हर बात पे मुझसे मेरा दिल। और मेरे पीछे हटते ही समझौता हो जाता है। और जब वो गले लगाता है तो रूह महकती है मेरी। जब वो गले लगाता है तो रूह महकती है मेरी। बारिश की पहली बूंदों से घर सौंधा हो जाता है। जब वो गले लगाता है तो रूह महकती है मेरी। बारिश की पहली बूंदों से घर सौंधा हो जाता है। और मक्ता देखें, नूर वली से लगते हो जब मैखाने के होते हो। मैखाना कहा है एक्सटेसी की जो स्टेज है जहां आप ट्रांस में हो। नॉट एग्जैक्ट मैखाना, लिटरली मीनिंग में मत लें।
नूर वली से लगते हो जब मैखाने के होते हो, दुनिया के हो जाते हो तो सब माया हो जाता है। नूर वली से लगते हो जब मैखाने के होते हो, दुनिया के हो जाते हो तो सब माया हो जाता है। जैसे धुलकर आईना फिर चमकीला हो जाता है। रो लेता हूँ, रो लेने से मन हल्का हो जाता है। गज़ल पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। एक प्रयास है वो घटिया रील्स, बेकार सी चीज़ें जो दिन भर आपको ऑक्यूपाई रखती है, उसके मुकाबला करने के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा काव्य, अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। थैंक यू।